नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी की बड़ी कृपा की आपने पुनः अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार विमर्श का आपने अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, जैसे जैसे भुल्लर रिश्वत कांड में परतें खुल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर के भी वारे न्यारे थे, करोड़ों का मालिक है। एक डीएसपी है जो प्रमोटी है, उसका घर देख लीजिए, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि उसके घर के ठीक सामने फॉर्मर आर्मी चीफ का घर है, और दोनों में फर्क देख लीजिए। इस तरह की चर्चाएं हो रही है, यानी कि भुल्लर कांड ने पूरी तरह से पंजाब पुलिस को बेनकाब कर दिया है क्या? अंजू जी, पंजाब पुलिस एक बहुत ही ख्याति प्राप्त और उसमें बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। मैंने पहले भी कहा था, उसमें एक से एक शूरवीर और अच्छे अधिकारी रहे, पद्मश्री रहे हैं, श्री KPS गिल रहे हैं, JF रिबेरो रहे हैं, और कितनों का नाम मैं बताऊं आपको। विर्क साहब का मैंने नाम लिया था। लेकिन इन दो चार अफसरों ने, और दो चार नहीं, ये तो पूरी वर्दी दागदार हो गई है। और जिस इंस्टेंस की आप बात करें, आज ही एक्स के ऊपर ब्रिगेडियर हरदीप सिंह अवकाश प्राप्त शौर्य पदक विजेता और 2 बार के गैलेंट्री मेडल, उन्होंने ये कहा कि एक पूर्व फौज के सेनाध्यक्ष का मकान मोहाली में एक रिटायर्ड DSP, जो कि मैं समझता हूं रिटायर्ड DSP होगा तो दरोगा से वो बना होगा इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी, डिप्टी एसपी से रिटायर होगा। उन्होंने कहा दोनों के मकान आप देख लीजिए। DSP के मकान के सामने पूर्व सेनाध्यक्ष का मकान जो है, ऐसा लगता है, मुझे शर्म आती कहते हुए जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, कि पॉपर की तरह है। मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, जो ब्रिगेडियर हरदीप सिंह साहब ने की जो एक्स पे रिपोर्ट है, आप उसको जरूर बताइएगा कि कितने शर्म की ये बात है। मैं तो समझता हूं कि जो आर्मी चीफ है, मैं उनको सल्यूट करता हूं कि इन्होंने मेहनत ईमानदारी के साथ अपनी पूरी सेवा दी, देश को सेवा दी और वर्दी का मान रखा। तो उनके लिए तो मेरा और पूरे देशवासियों का सल्यूट। लेकिन डिप्टी एसपी और तमाम ऐसे, हरचरण सिंह भुल्लर ऐसे लोगों ने पुलिस की वर्दी को शर्मसार किया, और ये अत्यंत अत्यंत क्षोभ और दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यही कहता हूं कि ये जो पाप का घड़ा है, ये अकस्मात नहीं भरा है एक दिन में। इसको भरने में मैं आपके सामने दसियों उदाहरण दूंगा, और सन 92 से मैं आज तक आ जाऊंगा। और ये जो गिरावट आई है विगत 5-7 साल में, तो इससे सारे कीर्तिमान और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब भुल्लर साहब की बात पे अगर हम आते हैं, ये उसके पहले पंजाब पुलिस के बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं, उनकी वेशभूषा आप देख लीजिए। कोई डिजाइनर कपड़े से कम पहनता नहीं। सोने की ज्वेलरी देखते लगता है कि सोने की ज्वेलरी की दुकान अधिकारी लेके चल रहे, चाहे हेड कांस्टेबल हो। आप जरा देखिए इन लोगों की भाव भंगिमा, कि जैसे फिल्मी एक्स्ट्रा और ये फिल्म स्टार होते हैं। ब्रेसलेट, गले में सोने की मोटी मोटी जंजीरें, हर उंगली में अंगूठी, मालूम पड़ता है कि जैसे उंगली कहीं दिखती ही नहीं है, इतनी अंगूठियां पहन लेते हैं। कड़े और इसने अलंकरण, जो कि वैसे भी वर्दी के ऊपर इतनी आभूषण पहनने का कोई औचित्य नहीं है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स और ड्रेस रेगुलेशन के बिल्कुल विपरीत है। घड़ी में सोने की चेन, और घड़ी भी कोई मामूली नहीं, रोलेक्स, या फिर आपसे समझ लीजिए कि कार्टियर। और आप देखें जूता, तो ये तो गुची का होगा, और जूते के बाद आगे बेल्ट भी होगी तो कार्टियर की होगी। चश्मा जो होगा वो भी इसी तरीके का होगा। लोग कहते हैं कि साहब के ऊपर, डिप्टी साहब के ऊपर, एसओ साहब के ऊपर जो कपड़े और ज्वेलरी है, वो कम से कम होगी 50 लाख रुपए की। आप समझ सकती हैं। तो ये फ्लैशी लाइफस्टाइल और गाड़ियां आपने देखा भुल्लर के हाथ, जैसे मर्सिडीज और BMW मिली। 55 एकड़ का फार्म हाउस है, और 55 एकड़ के फार्म हाउस में उन्होंने एक केयरटेकर लगा रखता था, दरोगा दिलबाग सिंह। जो दिलबाग सिंह वहां रहता था, 55 एकड़ का फार्म हाउस देखता था। उसके साथ जो इनकी 20 दुकानें थी, 20 दुकानें जो थी माछीवाड़ा रोपड़ रोड के ऊपर, उनसे किराया वसूलना, जो किराया न दे तो उनको तकाजा करना। ट्रांसफार्मर 2 खिंचवा करके इन्होंने लगवा लिए, जिससे कि कृषक के अंतर्गत जो सब्सिडाइज्ड बिजली आदि मिलती है ट्रांसफार्मर के जरिए, मतलब पूरा लाभ हरचरण सिंह भुल्लर ने उठाया। और जो आपके सामने पुराने शो में हम लोग बता चुके थे, 7.5 करोड़ नगद, 1.5 से 2 किलो तक सोना, ज्वेलरी, 50 प्रॉपर्टीज के कागजात, 20 घड़ियां जिसमें रोलेक्स और रेडो वगैरह थी, गाड़ियां महंगी, ये तो तमाम चीजें मिली। 104 बोतलें शराब। इसकी तो चर्चा दोबारा करना ठीक नहीं है। लेकिन ये एक चीज बताती है किस तरीके से भ्रष्टाचार के प्रति पंजाब सरकार पूरी तरीके से कट्टर ईमानदार,
पूरी तरीके से उदासीन थे और बिना उनकी मूक सहमति के या हिस्सेदारी के, मैं आरोप लगा रहा हूं, जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक इस तरीके का भ्रष्टाचार संभव नहीं होगा। आप ये देखिए, हर जिले में 3 स्तर पे चेकिंग होती है, एक इंटरनल विजिलेंस, एक एंटी करप्शन, एक स्पेशल इंटेलिजेंस, एक सीबीआई और आईबी का भी अधिकारी रहता ही है। इतने चैनल की इंटेलिजेंस के बाद भी अगर इस तरीके की हिमाकत हो रही है, बल्कि देखा तो ये जाता था कि अगर किसी ज्वेलरी शॉप पे अगर कोई अधिकारी या उसका परिवार चला जाता था, तुरंत एंटी करप्शन की जांच शुरू हो जाती थी, विजिलेंस की बात शुरू हो जाती थी। कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर कहीं बैंक में किसी ने लंबी चौड़ी फिक्स डिपॉजिट कर दी, कोई रियल एस्टेट खरीद लिया, तो सबके सूचना देने वाले मौजूद रहते थे, लेकिन दिखाई ये पड़ रहा है कि सबको खिला पिला करके आपने चुप करा दिया। रिपोर्ट अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप समझ लीजिए किस प्रकार से पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। और सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने के बाद जो यहां पर के तौर तरीके थे, यहां तक कि बताया जाता कि अगर किसी अधिकारी के घर, क्योंकि वो शीशे के घर में हम लोग रहते हैं, अगर आज मेरे घर में पकौड़ी बन रही है तो जो पकौड़ी बना रहा है जब भर जाएगा कि आज साहब के यहाँ 6 तरह की पकौड़ी बनी थी। जब मान लीजिए मुर्ग मुसल्लम बना है तो बता देगा आज साहब के यहाँ 6 मुर्गे आए थे और मुर्ग मुसल्लम बना था और साहब ने 2 मुर्गे खा, इतना बढ़िया कि उंगली चाटते रह गए। और जितने भी थाने के आदमी वहां पुलिस लाइन आते हैं और वो सब जान जाएंगे कि आज साहब के यहाँ क्या पका था। ये तो समझ लीजिए जब किचन की बात सीक्रेट नहीं रहती है तो जो लेन देन है और जो प्रॉपर्टी में निवेश है वो कैसे गोपनीय रह सकता है। हाँ, लेकिन सतर्कता विभाग, एंटी करप्शन विभाग, जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे अधिकारियों को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि चलती फिरती सोनार की दुकान लेकर के दरोगा जी चले आ रहे हैं, दरोगा जी ऑडी पर आ रहे हैं, फॉर्च्यूनर पे आ रहे हैं, साहब को दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन साहब के अंदर हिम्मत नहीं है कि उसको टोक दें या लिविंग बियॉन्ड मीन्स का केस कर दें, क्योंकि साहब खुद बराबर के हिस्सेदार है डकैती में। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूं डकैती में। और मैं इसको प्रमाणित करूंगा कि डकैती कैसे की हुई और ये जो कट्टर ईमानदार लोग हैं इन्होंने कैसे इसकी अनुमति दी। यहां तक की बात खत्म हो जाती है कि डकैती करते। लेकिन अगर ड्रग माफिया से आप मिले हो, अगर आप शराब माफिया से मिले हुए हो, ड्रग माफिया को आप बेल दे करके, उनको जमानतें दे करके आप इस तरीके के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपने पंजाब को एक तरीके से लोगों की जिसकी जवानी है आप खा गए। ये भ्रष्टाचार पंजाब की जवानी को खा गया। अब आगे बात करते हैं इसमें जो एक डायरी मिली है भुल्लर की। 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जो डायरी मिली है और जो 5 अन्य आईपीएस अफसर जो जिनके बारे में चर्चा हो रही है कि ये भी संलिप्त है। इसके अलावा जो कृष्णु शारदा है जो कि बिचौलिया है, दलाल है, उसके बारे में सीबीआई की आम चर्चा है कि फर्दर रिमांड पे उसने कोर्ट से कहा है और हो सकता है कि वो अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बन जाए। अगर वो बन जाता है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजने लगा, आप मान के चलिए कि राजनेता, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर, इनकी अब खैरियत नहीं है, क्योंकि डायरी में बड़े सनसनीखेज जो बरामद हुई है उसमें भी और कृष्णु शारदा से भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इसमें डायरी में बताया जाता है राजनीतिक व्यक्तियों का नाम है, जो रियल एस्टेट के जो छोटे बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जिनको कहा जाता है कि बिल्डर माफिया, उनके नाम बताए जाते हैं। और कि भुल्लर को तो आपने एक मिसाल दे दी, लेकिन जब तक आप पूरी पिक्चर नहीं देखिएगा तो मैं आपके सामने कुछ पिक्चर देख रहा हूं जो भ्रष्टाचार को उजागर करेगी पंजाब में किस लेवल का डिके और सड़ांध आ चुकी है। मैं कुछ नमन बताता हूं। डीएसपी वविंदर महाजन, ये भगोड़े हैं जिनको कहते हैं पलायित अपराधी हैं। ये डीएसपी जरूर हैं, लेकिन इनके ऊपर 45 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। और ये ट्रैफिकर, ये सिर्फ यही नहीं, ये जो ड्रग माफिया है इनसे पूरी मिली भगत के ये आरोपी हैं। ये भगोड़े हैं और इनकी ट्रैफिकर्स के साथ बड़ी जबरदस्त दोस्ती हुआ करती थी। ये हाईकोर्ट ऑर्डर सीबीआई, एक इनकी इंक्वायरी चल रही है, हाईकोर्ट ऑर्डर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और ये भगोड़े हैं। आप समझ सकती हैं कि ये इस तरीके का वरिष्ठ अधिकारी, टीएसपी गेस्टेड ऑफिसर होता है, ये भगोड़ा है। तो इसको भगोड़े को दस्तयाब करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए अब तक कोई क्या कार्रवाई हुई है, ये कम से कम इसका खुलासा करें। कट्टर ईमानदार है आप तो। अब तक तो इनके घर पे बुलडोजर अटैचमेंट हो चुका होना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एक और दूसरा नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, निर्दोष कौर।
नाम है निर्दोष, लेकिन नाम है निर्दोष का। और इनके ऊपर आरोप यह है कि लुधियाना विमेन सेल में ये थी, और जो पीड़ित पक्ष है महिला का, उनसे रिश्वत लेने के चक्कर में 60,000, और इनके जो एड थे बेअंत सिंह, ये भी रिश्वत लेने के चक्कर में 60,000। ये लूज चेंज जिसको कहते हैं, अभी तो हम करोड़ों की बात कर रहे थे ना, ये लूज चेंज है। जैसे टिप टिप देने के काम अगर आता है तो 60,000 1 लाख कोई मायने नहीं रखता है। और महिला पुलिस के भी समावेश, जो शर्मिंदगी की बात यह है कि महिला पुलिस की भी इसमें बराबर की हिस्सेदारी दिखाई पड़ रही है, और वो भी पीड़ित पक्ष से लेने के लिए कि जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो अंजू जी, उससे रिश्वत लेकर के मामले को दबा देना, यानी आतताइयों की मदद करने के लिए पीड़ित पक्ष से रिश्वत ली। इनके जो थे बेअंत सिंह, वो भी इसमें निलंबित हुए। फरवरी 2024 में एएसआई छतर सिंह 10,000 रुपए रिश्वत, एएसआई नराता राम 8,000। मैं लूज चेंज इसीलिए कह रहा हूं कि मालूम पड़ जाए कि हर स्तर पे। और इससे 2002 में एक बहुत बड़ा भूमि घोटाला हुआ था, उसमें डीएसपी भूपेंद्र सिंह, एसआई मेजर सिंह, एएसआई राजवीर सिंह, एएसआई बलबीर सिंह, इनको 50 लाख की रिश्वत ले करके एक एफआईआर को खत्म करके माफिया की मदद करने के लिए, माफिया मतलब बिल्डर माफिया की मदद करने के लिए 50 लाख की रिश्वत। अब हम बड़े चेंज के ऊपर आ गए हैं। और अब हम बात करेंगे, हमने तभी बताया रिश्वत का एक डायमेंशन 1,000 से लेकर के लाखों करोड़ों तक। जी। अब आपने सुना होगा डकैत भगौड़े होते हैं, हत्यारे भगौड़े होते हैं, ये पुलिस वाले भगौड़े हैं, ये कम लोग जानते हैं। और जी। शासन प्रशासन ने, कट्टर ईमानदारों ने उनको पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की? ये कार्रवाई अगर नहीं की तो भी मैं समझ सकता हूं सहानुभूति का गुस्सा, क्योंकि आपके अंदर आपकी रूह कांप जाती होगी अगर आप एक्शन लेते होंगे। भगोड़ा नंबर 1, राजजीत सिंह डिसमिस्ड एआईजी। ये एआईजी रैंक बड़ा सीनियर रैंक होता है, और राजजीत सिंह डिसमिस्ड एआईजी, ये भी भगोड़े हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और ड्रग स्मगलिंग में सीधे इनकी जिम्मेदारी मानी गई थी। जबरन धन वसूलने, ये ऐसा आपको और आपके दर्शकों को ये लगेगा जैसे कि डकैतों और माफिया के बारे में बात कर रहा हूं। यानी ड्रग वालों के साथ सीधे पैसा वसूलना, जनता से जबरन धन वसूलना, और पूरी संपत्ति ये थी कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना। जैसे डीएसपी साहब के बारे में ब्रिगेडियर सोही जी ने कहा था कि आपकी आमदनी, टोटल आपकी कमाई अगर 25 लाख है तो आपने खर्च किए हैं 2 करोड़। ये तमाम आरोप इनके ऊपर लगे, राजजीत सिंह के ऊपर। अब इनके ऊपर भी एसआईटी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एसआईटी बैठाई, वो इनकी विवेचना कर रही है। और एकम्प्लिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ये भी डिसमिस हो गए हैं। और आपने कम सुना होगा कि इंस्पेक्टर साहब के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा हो, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस चल रहा हो। ये तो बड़े बड़े राजनेताओं के ऊपर होता है, बड़े बड़े, यानी इंस्पेक्टर साहब की औकात तो देख लीजिए, ये उसी घोटालेबाजों में है। इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह की जो लीलाएं हैं उसके बारे में जरा कुछ और विस्तृत हम लोगों को थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, जो कि मैं करना चाहूंगा। इनके घर तलाशी में जो बरामदगियां हुई हैं, जरा गौर से सुने। 13 किलो हेरोइन, 60 लाख नगद, 20 तोला सोना, 40 लाख यानी 39 लाख इन्होंने वसूले थे। एक चरमपंथी था, एक स्मगलर था गुरजीत सिंह, उससे जबरन वसूल लिया था। 3,505 50 पाउंड स्टर्लिंग यानी विदेशी मुद्रा, एक इनोवा, एक स्कॉर्पियो, अभी सुनती चलिए, हथियार और एमुनिशन। और इन्होंने जबरदस्ती अमृतसर में एक मकान लिखवा लिया था, ईडी ने फिर वो मकान वापस ले लिया। आप समझ सकती है कि इतना तो डकैत भी नहीं करेगा जितना इन लोगों ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस तरीके के इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े भ्रष्टाचार के, उतना तो डकैत भी नहीं करेगा। निर्दोष कौर की हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद हम आते हैं कि 2002 की बात हम लोगों ने कर ली थी, और फ्यूजिटिव्स में हम राजजीत सिंह की बात कर रहे थे। उसके बाद नंबर आता है इसकी, कहते हैं हम इनकी जो संपत्ति है उसको अटैच करने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझ नहीं है, आप क्या प्रयास कर रहे हैं, कैसा प्रयास कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। आप दरअसल इधर से कहो चोर चोर, उधर से कहो भाग जाओ। आपने इन पुलिस अफसरों को भगाने में कोई कसर छोड़ी नहीं। और ये खुल के जनता आरोप लगा रही है कि जो विदेश भाग गए, जो अगली मोहतरमा है
जो विदेश भाग गई हैं, उसमें ये कहा जाता है कि पूरा जो है कट्टर ईमानदारों ने इनकी मदद है कि इनको विदेशी भाग जाने। पहले तो इसको हम लोग डील कर लें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कहने पे एसआईटी बनी और आप कह रहे हैं कि प्रयास किया जा रहा है राजजीत सिंह की संपत्ति अटैच करने की। अंजू जी, ये जो कहा जा रहा है कि प्रयास किए जा रहे हैं राजजीत सिंह की संपत्ति को अटैच करने के लिए, प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। आप उनको भागने का मौका दे रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को खुद उनको खल्तबल्त करने का अवसर दे रहे हैं। आप गंभीर होते तो अब तक आप कर चुके होते, प्रयास नहीं करते। और ऐसा प्रयास जो कि हमेशा निष्फल रहे, निष्प्रभावी रहे और बिल्कुल उसका कोई अंत तो गत्ता उसका परिणाम नहीं निकले, ऐसे प्रयास को अगर हो तो जिन्होंने ऐसे प्रयास किए हैं उनको कीजिए निलंबित और उनसे कहिए कि आप भी लगता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के बराबर के हिस्सेदार हैं या मोटी रिश्वत आप खा चुके हैं। जी सर, ये जो भुल्लर है, जो इनको लेकर खुलासे हो रहे हैं, अभी तक इनको भी तो डिसमिस नहीं किया गया ना, ये भी तो निलंबित है। और ऊपर से इनकी तो विदेश में प्रॉपर्टी मिल रही है सर, दुबई के चक्कर काटते थे, 10-10 बार ये दुबई गए हैं, वहां पर मकान मिले हैं, वहां पर फ्लैट मिले हैं। तो हो क्या रहा था सर? जो विजिलेंस विभाग होता है राज्य का, जो राज्य सरकार के अंडर आता है, उसका काम यही तो है। इन सब विभागों में जो अधिकारी बैठे उन पर नजर रखना ही तो विजिलेंस विभाग का काम है। बिल्कुल सही। दुबई ही में नहीं, इनका भुल्लर का जो संपत्ति है वो कनाडा में भी है, दुबई में भी है और ये सेवा के दौरान दसियों बार दुबई बताया जाता है। और हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स में, आईपीएस रूल्स में ये नियम है, विदेश सेवा के पहले व्यक्तिगत पे आपको शासन से अनुमति लेनी पड़ती है, पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। ये नहीं कि मन माना टिकट बनाया, नाम बदल करके आप घूम करके चले आए, ये होगा तो आप होंगे सस्पेंड। लेकिन आपने अच्छा उदाहरण दिया और याद दिलाया कि भुल्लर का डिसमिसल न होना, जबकि इनकी उम्र 58 साल है। इनको तो तुरंत आप कर सकते हैं, बिल्कुल की कंपल्सरी रिटायर कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी कट्टर ईमानदारों की इच्छा शक्ति दिखा रहा है, कट्टर ईमानदारों की इच्छा शक्ति दिखा रहा है कि आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि भ्रष्ट को आप भ्रष्ट कह सकें। भ्रष्ट के खिलाफ करना तो बड़े दूर की बात है, क्योंकि हमने वो भी देखा है कि जो भ्रष्टाचारी होते थे उनको किस तरीके से संपूर्णानंद जी, चौधरी चरण सिंह जी, सीबी गुप्ता जी और इस तरीके के हमारे मुख्यमंत्री गण, कल्याण सिंह जी 2 मिनट में कंपल्सरी रिटायर करके बर्खास्त कर देते थे और कह देते थे कि आप किसी को दोष मत दीजिएगा, यह कल्याण सिंह ने किया है, यह मायावती ने किया है और या फिर चंद्रभान गुप्ता ने किया है या संपूर्णानंद ने किया है। लेकिन कट्टर ईमानदारों की तो बात ही अलग है। ये लोग बेचारे बड़े मासूम थे, इन्होंने बहुत जुल्म किया भ्रष्टाचारियों के ऊपर। दरअसल ऐसा ही उदार दृष्टिकोण जो है वो जिम्मेदार है पंजाब की इस दुर्गति का कि पंजाब अपनी जवानी खो चुका है और रक्षक ही भक्षक बन चुका है। और पंजाब की जवानी अगर खोई है तो ड्रग मनी जो इन्होंने पिया है, ये दरअसल पंजाब के युवाओं का खून पी करके ये मकान और हवेलियां और दुबई और कनाडा में मकान बने हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पंजाब पुलिस क्या थी और क्या हो गई है। सर, ये जो कृष्णु है, कृष्णु शारदा, जो दलाल था, भुल्लर के लिए दलाली करता था, पैसा इकट्ठा करता था, इसको अगर अप्रूवर बनाती है सीबीआई, तो आपको लगता है कि और भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंस सकती हैं? क्योंकि उसकी तो बड़ी सारी चैट्स है कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों के साथ। तो आपको लग रहा है बड़ी बड़ी हस्तियां आप जाल में आने वाली है अगर सीबीआई इसका 12 दिन का रिमांड मांग रही है, रिमांड भी मिल जाए और ये अप्रूवर बन जाए, सरकारी गवाह बन जाए? आपका सही निष्कर्ष है। कृष्णु शारदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान है महत्वपूर्ण सूचनाओं का। बस सीबीआई को इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और एक गोपनीय स्थान पर, अननोन स्थान पर ले जाकर के 3-4 दिन गहराई से पूछताछ, बैंक अकाउंट, लॉकर, प्रॉपर्टी, लोगों के नाम, पते और पूरी जो गोपनीयता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, उसका पूरा बयान करा ले मजिस्ट्रेट के सामने और जिसका खुलासा जब हो फिर चरणबद्ध तरीके से छापे पड़ने चाहिए और बरामदगियां होनी चाहिए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि कृष्णु शारदा के पास जो सूचनाएं हैं और तो कोई बताएगा नहीं। अगर सरकारी गवाह बन जाता है तो आप मान के चलिए इसके बारे में एक क्रांतिकारी विस्फोटक जानकारी मिलेगी इसके माध्यम से सीबीआई को। ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और इसके आगे 1-2 एग्जाम्पल आप और देख लें जिनको कि भागने में सहायता कट्टर ईमानदारियों ने की थी। जुलाई 2025 में इंस्पेक्टर अर्शप्रीत कौर ये पटियाला साइबर सेल में थी, ये भी भगोड़ी हो गई हैं। और इनके बारे में बताया जाता है कि कट्टर ईमानदारियों की कृपा से
इंस्पेक्टर अर्शप्रीत कौर विदेश भाग गई। पूर्व हेड कांस्टेबल, जिनको कहते हैं इंस्टा क्वीन, ये इंस्टाग्राम एक ऐप होता है जिसपे लोग रील बना बना के डालते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन करके नाचते हुए, शीर्षासन करते हुए, मोटरसाइकिल पे अजीब अजीब पागलों की तरह हरकतें करते हुए। तो इनका नाम ही था इंस्टा क्वीन अमनदीप कौर। तो ये इनकी फ्लैशी रील्स बनाती थी। ये 2 बार गिरफ्तार हुई और गिरफ्तार होने के बाद ये पकड़ी गई तो बताइए इनके पास से क्या मिला? 17.71 ग्राम हेरोइन। और 2025 में ये बर्खास्त हुई और इनकी थार में से भी मादक पदार्थ बरामद हुए। थार चलाती अब थी, बताइए। थार चलाती थी, ये हेड कांस्टेबल और थार चलाती थी। हमारी आपकी ये हैसियत नहीं कि थार हम चला सकें, लेकिन ये हेड कांस्टेबल हैं, लेकिन क्यों ना करें। ये तो जब ड्रग्स बेच रही हैं तो ये कुछ भी चाहिए तो मर्सिडीज इनको रोल्स रॉयस चला सकती हैं, उसमें कौन सी बात है। इसी तरह भूपेंद्र सिंह एक और फ्यूजिटिव है। आप देखती जाइए, इतनी बात करने के बाद ये लगा कि शायद ही किसी पुलिस फोर्स में हिंदुस्तान के इतने भगोड़े पलायित अपराधी होंगे जितने कि पंजाब पुलिस के अंदर निकल के आ रहे हैं। जिसको कहते हैं, एक होता है पंजाब पुलिस जानी जाती थी रोल कॉल ऑफ ऑनर, कि ये पद्मश्री मिला इनको, इजहार आलम को पद्मश्री मिला, श्री एपी पांडे जी को, केपीएस गिल साहब ने ये काम किया, रिबेरो साहब, वो रोल कॉल ऑफ ऑनर था। ये रोल हॉल ऑफ शेम, ये हॉल ऑफ शेम है जिसमें इनके नाम में बता रहा हूं, भूपेंद्र सिंह। इनको सीबीआई ने 2023 में भगोड़ा घोषित किया, पलायित अपराधी। और इनके ही ऊपर चार्ज किया है, अमृतसर से 3 ग्रामीणों को पकड़ करके चरमपंथी बता के उनकी फर्जी मुठभेड़ कर दी, तब से ये भागे हुए हैं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से ऐतिहासिक कारण है कट्टर ईमानदारियों का भ्रष्टाचार को पालने पोसने और उसको प्राश्रय देने और उसको बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होकर के उसकी रक्षा करना। तो कट्टर ईमानदारियों को देश देख ले कि आपका भ्रष्टाचार से कितना गहरा संबंध है। आपने भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को विदेश भागने में मौका दिया, उनकी चल अचल संपत्ति वर्षों तक आप प्रयास कर रहे हैं। जिसे कहते हैं उछल कूद करो, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। प्रयास कर रहे हैं उसको अटैच करने का। सर, आपने जो एसआई का नाम लिया, दिलबाग सिंह, जो भुल्लर के फार्म हाउस में रखवाली का काम करता था, केयर टेकर का काम करता था, उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो जैसे भुल्लर की गिरफ्तारी तुरंत अगले दिन सामान बांधकर भाग गया और जब छापा मारा सीबीआई ने तो वहां कुछ नहीं मिला। सीबीआई को ये आशंका है कि शायद वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर भागा है वहां से। ये बताया जाता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, छोटी सी कोई मिनी ट्रक मंगा करके सारा साजो सामान, वो तो बाग बाग हो गए, उसका तो नाम ही दिलबाग। जब नाम ही दिलबाग है उनका, और जब दिलबाग है तो दिलबाग को तो बड़ा अक्लमंद होता है। भ्रष्ट व्यक्ति बड़ा चिंतनशील होता है, उसको मालूम पड़ता है कि खतरे की घंटी कब चल बजने वाली है। या तो उसको पहले ही किसी ने सूचना दे दी, सामान बांधा, सब चीजें बांध करके बिल्कुल नदारद हो गया। लेकिन पकड़ा जाएगा कहाँ? बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, पकड़ा जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा तो और उनकी खातिर तवाज़ो सीबीआई करेगी। तो दिलबाग सिंह अपनी खैरियत मना ले, क्योंकि बेहतर होगा उनके लिए कि पूरा काला चिट्ठा हरचरण सिंह भुल्लर के बारे में खोल दे सीबीआई के सामने, क्योंकि भागने के रास्ते सबके अब हो जाएंगे बंद, हो चुके हैं बंद। कनेक्टिंग एविडेंस है आपके पास, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इन तमाम साक्ष्य के आगे किसी के लिए कुछ बचता नहीं है अंजू जी। ये सब एक्सपोज होंगे, बेनकाब होंगे जी। सर, जैसे कि ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस पर सवालिया निशान लगाता है। पंजाब पुलिस, सर, एक पंजाब तो वैसे एक बॉर्डर स्टेट है, कितना वहां पर ड्रग माफिया काम कर रहा है, सैंड माफिया काम कर रहा है, कितना भ्रष्टाचार है, कन्वर्जन वहां पर हो रहा है। ऐसे में आप सोचिए कि अगर उस राज्य की पुलिस के इतने सारे अधिकारियों पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हो, तो फिर खेल कहाँ जा रहा है सर, किस दिशा में जा रहा है? वो कहते हैं ना कि वो जो जब मेंढ ही खेत की भक्षक बन जाए, रक्षक की बजाय, तो उस खेत को कौन बचाएगा? भयावह स्थिति। कट्टर ईमानदारियों ने वैसे भी कौन से बड़े क्रांतिकारी कम करके ऐसे करके कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और आज की स्थिति ये दिखाती है कि कट्टर ईमानदार बिल्कुल गंभीर नहीं है जनता की सेवा सुरक्षा करने में। और जिस तरीके से पंजाब की हंसी और जवानी छीन ली इस भ्रष्टाचार ने, कुंसित भ्रष्टाचार ने, देशद्रोही भ्रष्टाचार। हमारे यहाँ एक महामहिम थे राज्यपाल उत्तर प्रदेश में, श्री विष्णुकांत शास्त्री। वो कहते थे भ्रष्टाचार एक अपराध ही नहीं है, वो देशद्रोह है, और जिसको जितनी भी सख्ती के साथ कुचला जा सके कुचलना जाना चाहिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये भयावह स्थिति है और इस तरह के भ्रष्टाचार
मैं ये नहीं कहता हूं कि चीन में जैसे भ्रष्टाचारियों को चौराहे पे गोली मार दी जाती थी, हम ये न करें, हमारा संविधान अनुमति, लेकिन जो हमारा संविधान अनुमति देता है, जिस तरीके से मान लीजिए हरचरण सिंह भुल्लर और जिन अधिकारियों को मैंने नाम लिया है, इनको अनुच्छेद 311 में बर्खास्त कर दें, मुकदमे लिख करके इनको जेल भेज दें, जिससे कि बाकी ताजिंदगी ये जेल के अंदर ही रहे, इनकी चल अचल संपत्ति पूरी तरीके से कुर्क कर ली जाए। लेकिन क्या आप बताएं, किसी एक के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई हुई है? और नहीं हुई है। और ये भी मैं बता दूं, जिस तरीके के हालात हैं, भगवान करे मैं गलत हूं, कुछ होने वाला भी नहीं है, किसी का कुछ नहीं होगा। और जैसा कि लोग आपके ऑब्जर्वर्स हमारे आपके शो पे कहते हैं, आप देखिएगा महंगे वकील करके इनकी होगी जमानत, और ये होंगे रीइंस्टेट, और रीइंस्टेट होके दोबारा आएंगे पंजाब की महान जनता की छाती पे मूंग दलने के लिए। ये भी भगवान न करे किसी को देखना पड़े। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इनको बिल्कुल कुचल देगी और इनके मंसूबे में पानी फेरेगी, जनता का लूटा हुआ धन जनता को वापस दिलवाएगी। बिल्कुल सर, होना तो ऐसा ही चाहिए। अभी तो पेंडोरा बॉक्स खुला है, मुझे लग रहा है कि जैसे ही पूछताछ होगी इस कृष्णु से, तो बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी, बड़ी कृपा, बड़ा अच्छा संवाद रहा, फिर दर्शन करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।